हेलो एवरीवन। टेक एड एडीवी में स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी क्लास 10th का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप 10वीं में हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर 10वीं के बच्चों को एक बार बता देता हूँ कि देखो एनडीए अगर तुम्हें जाना है, नहीं जाना है फिर भी तैयारी कर लो भाई, क्योंकि फिर बाद में भटकते रह जाएंगे। अभी भी तुम्हें नहीं पता होगा कितने लोग फिर से ये सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी से बेटर तैयारी कर लो। और मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता जाऊंगा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स। ठीक है, तो ये मजाक के क्वेश्चन नहीं होते, ये तुम्हारी थिंकिंग को बढ़ाते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, अगर तुम 10वीं के बच्चे हो, मैं तब कह रहा हूँ, और तुम किसी जगह इंटरव्यू दोगे, फॉर एग्जांपल एसएसबी ले लेते हैं। अगर तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे हाथ में ये जो पेन है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो तुम्हें उस समय तुरंत सोचना होगा। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए, इस थिंकिंग एबिलिटी को बढ़िया करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो व्हाट इज अ रिसोर्स पूछा जाता है। रिसोर्स मतलब क्या होता है कि हमें जिसकी जरूरत हो वो, कि जिसकी जो भी हमें हमारी जरूरतों में काम आ सके उसको कहते हैं। तो जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जो हमारी जरूरत में काम आए, साथ में कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी लगा के उसको एसेस कर सकते हैं। जैसे कोल पेट्रोलियम जो मिलता है हमें, वो हम टेक्नोलॉजी से ही तो निकालते हैं। और इकोनॉमिकली फीसेबल, सस्ता पड़े थोड़ा, मतलब सस्ता कहने का मतलब कि हम उसको अफोर्ड कर पाए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सब कल्चरली उसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी के बीच में independent relation between nature, technology, and institution. The process of transformation of one thing available in our environment involves interactive relation between nature, technology, and institutions। ठीक है, तो इस फिगर को दिमाग में रखना। जब भी तुम ह्यूमन बीइंग का रिलेशन बताना चाहो इन चीजों से, तो ये डायग्राम बना देना। ऐसे बोले कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग, ऐसे पूछ सकता है, हमारे लिए टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, तब भी ये डायग्राम आएगा। क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बता रहा है, तो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। तो हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं इस डायग्राम को बना के। या जब भी पेपर बोर्ड में भी है तो डायग्राम बना सकते हो तुम। रिसोर्स पे भी पूछा जाए तब भी ये बना सकते हो। तो हर जगह काम आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तेल तेल निकालना था, कुआं खोदना पड़ा, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद तो वो धंधा चालू हो गया। ठीक है, फिर कुआं खोद के फिर अलग अलग जगह पेट्रोल पंप बनाए गए, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। तो इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, एक धंधा बना देते हैं, जैसे इंडियन ऑयल का। यू कैन थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज अज्यूम बाय मैनी, है ना। हम मान के चलते हैं जो चीजें हैं, जो फल सब्जी हैं, वो तो फ्री में मिली हैं। दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एक्चुअली में जो तुम सोचते हो कि फ्री में सारी चीजें रखी हुई हैं, पेड़ से फल तो फ्री होता है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन जो तुम काम कर रहे हो उसका फल होते हैं। ठीक है, सही बात है, बोली गई है। क्योंकि अब एक पेड़ पे एक फल लगा है, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी से कौन लेगा? अमीर आदमी ले पाएगा। इसका मतलब अमीर आदमी ने मेहनत करी है सही डायरेक्शन में, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है। गरीब आदमी ने भी मेहनत की है, मगर सही डायरेक्शन या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, या ऐसे ऐसी चीजें होती है, नहीं हो पाई उससे, है ना। तो वही है, ह्यूमन एक्टिविटी के बेसिस पे रिसोर्स मिलता है, और ह्यूमन खुद ही एक रिसोर्स है। तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो तुम्हारी मेहनत पे ही तो आया है, तो तुम भी तो एक रिसोर्स हो किसी कंपनी का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। कौन से तरीके से क्लासीफाई हो सकता है? एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो तुम्हें हर एक पे, एक तो पहले तो सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगर बोलना कि हाउ मेनी वेज कैन वी क्लासीफाई रिसोर्सेज, तो अभी सारे बता सकते हो। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सबको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो अगर ओरिजिन की बात हो कि प्रकट कहाँ से हुआ है, तो बायोटिक अबायोटिक होते हैं, आते हैं, सब सब समझेंगे। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में इंडिविजुअल है, कोई एक बंदा के पास है, कम्युनिटी के पास है,
जैसे इंडिविजुअल के पास एक गाड़ी हो गई, तुम्हारी गाड़ी हो गई, तुम ही चलाओगे। कम्युनिटी के पास एक समरसीवर हो गया, पानी आता है घर पे तो सबके लिए आता है। नेशनल के पास है तो तुम्हारे नेशनल के फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जो हमारे धरती के नीचे से खनिज पदार्थ मिले हैं। इंटरनेशनल होता है पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल ऑन द बेसिस, जैसे अगर वैसे तो नेशनल में हमारा न्यूक्लियर पावर आता है, इंटरनेशनल में ऐसा है कि सारे लोग एग्री करें हैं उस पे, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करें। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो एक चीज समझ में आई, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। ह्यूमन कैसे होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स HR है ना, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो HR ये जो है वो हमें ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करा जाता है जो एक कंपनी के लिए, जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा काम कर सके। क्वांटिटी क्वालिटी देखी जाती है। और नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस फ्लो और फ्लो करते हैं, जैसे पानी और विंड मिल का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज करते हैं। वाटर और विंड हो गए रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी रिन्यू करा जा सके बार बार। इसमें बायोलॉजिकल हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, हम नए जंगल उगा देते हैं, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल में भी दो तरह के होते हैं, रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल हो सकते हैं, रिन्यू नहीं हो सकते, रिसाइकल हो सकते हैं। मतलब तुम्हारे पास एल्यूमिनियम की तार पड़ी है, तुमने उसका फॉयल पेपर बना दिया, बच्चों को खाना दिया, उसके बाद उसको पिघला के सिक्का बना दिया, तो ये क्या, रिसाइकल हो रहा है, रिन्यू नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम तो बहुत समय बाद बनता है ना। नॉन रिसाइकलेबल यानी फॉसिल फ्यूल, तो उसका तो बस एक वन टाइम यूज था, पेट्रोल फूक गया तो फूक गया। ये डायग्राम दिमाग में रखना भाई, 3-4 बार बना लेना, हर चीज को 3-4 बार करना। अगर तुम 10वीं के हो तब की बात बता रहा हूँ, वरना तो दिमाग में रखना एटलीस्ट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स जो है वाइटल है, हमारी वाइटल है, बहुत जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए। इट इज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, शुरू में माना जाता था रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट है, भारत भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए, तो बहुत ही एक्सप्लॉइट करा जाने लगा। कोई चीज तुम्हें फ्री में मिलती है, तुम भर भर के ले जाते हो ना घर पे, फिर फेंक भी देते हो, खाया नहीं जा रहा था। तो यही चीज हम करने लगे थे। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो कुछ ही लोगों की, जो पैसे वाले लोग हैं या जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रखी है, वही लोग उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, कुछ ही जगह पे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, कुछ ही कोई अंबानी अंबानी बना हुआ है, बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, रिच और पुअर। ठीक है, ये सबको पता है। इंडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी घरों, अमीर घरों में क्या एसी वेसी लगे होते हैं, एसी से क्या होता है, यही चीजें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें। तो एसी की गर्म हवा बाहर जाती है, ये बाहर यानी दुनिया वालों पे, दुनिया वालों पे मतलब कि वो ये रिच रिच वाले लोग, रिच लोग हैं, वो पानी नहीं आएगा तो बिस्लरी के पानी से नहाएंगे, है ना। और गरीब आदमी नहीं नहा पाएगा या तड़प के मरेगा। दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। एक्टिविटी पढ़ लेना भाई। इमेजिन ऑयल सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई एक दिन, ऑयल क्या, तुम पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो पागल हो जाते हैं हम, है ना। ऑयल छोड़ो, यहाँ वाटर सप्लाई का आंसर बताना तुम। तुम्हारा दिनचर्या कैसे होगी, वो एक बाल्टी में कितने लोग नहाएंगे, नहाएंगे भी क्यों, और कोई जरूरी काम करें। वाई डू यू थिंक दे अबाउट रिसोर्स यूज। और एक सर्वे वगैरह करना, सर्वे हो सके तो कर सकते हो तो बढ़िया है। मगर मुझे पहले तो मुझे बहुत फालतू काम लगते थे। मगर इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा पहले तो लोगों के साथ बातचीत होगी। कौन करता है आजकल के टाइम पे ये सब, ये तो नेट पे आराम से मिल जाता है, और करना भी क्यों है। मगर ये चीजें लोगों से इंटरेक्शन, अजनबियों से इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, और तुम्हें पैसे वाला इंसान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये। फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ होममेड कुछ बनाया, अचार पापड़ बनाया, ठीक है, और तुम्हें बेचना है लोगों को। और ऐसा बना रखा है तुमने, मान लो गुड़ वुड़ बनाया तुमने, गाँव से गुड़ लेके आए और यहाँ बेचा तुमने लोगों को, और लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए भाई। वो कह रहे भाई फिर से लेके आना, इस बार 2 किलो लाना। देख रहे हो, तुमने धंधा बना दिया। अब अभी तो तुम जा रहे हो लोगों के घरों में, फिर तुम्हारे तुम्हारे नीचे जो काम करते हैं वो जाएंगे, तो तुम दादा बनते जाओ, तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा, तुम रिच कैटेगरी में आओगे फिर। तो यही सारी चीजें देख रहे हो, छोटा सा सर्वे करने से तुम्हें बिलियनर तक बनाने का सफर यहीं से शुरू होता है। छोड़ो। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, सबको समान रूप से मिलना चाहिए, एटलीस्ट पानी, नमक, ये सारी चीजें। इफ द
present trend of the resources depletion by a few individual and countries continue, अगर ऐसे ही रिसोर्सेज कम होते गए तो फ्यूचर हमारा खतरे में है, जो कि दिख रहा है. Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life. इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है. सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अगर सस्टेनेबल यानी सस्टेन करके रखना, लंबा टिका के रखना. तो अगर हमें ऐसे चाहिए तो एक्सप्लॉइट करना कम करना पड़ेगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आंसर यहाँ लिखा है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम साइकिल चलाते हो तो बार बार ब्रेक मारोगे तो ब्रेक घिस जाता है. तो सिर्फ उस टाइम पे मारो. पहली बात तो साइकिल की स्पीड ही बहुत कम रखो, क्योंकि स्पीड तेज होगी तो टायर तेज घूमेगा. जो लोग साइकिल चलाते हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि ब्रेक मारोगे तो क्या होता है, ब्रेक घिस जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है. तो उस चीज को ना आने के लिए हम साइकिल ही धीरे चलाएंगे. ठीक है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये मैंने अपना उदाहरण दिया है, तुम इसको भी पढ़ सकते हो. क्या कह रहे हैं हम? कोई भी डैमेज करे बिना एनवायरमेंट को अगर हम कुछ काम करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की भी हेल्प करे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. रियो डी जेनेरियो. अच्छा, अगर तुम्हारे मन में भी यही है ना कि अबे हमें क्या लेना देना, 7 पीढ़ी बाद क्या होगा, हम अपना जिएंगे, तो भाई सेल्फिश है ये रीजन. सेल्फिश है. एटलीस्ट 7 पीढ़ी नहीं तो अपने आसपास के लोगों को देखो, तुमसे कितने कम प्रिविलेज में है और कितनी इनइक्वालिटी है. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जून 1992 में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो. कहाँ पे है? ब्राजील में. फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट. तो पूछा जा सकता है ब्राजील में. अच्छा, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राजील. ऐसे याद रखना. ठीक है, अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 पहला था या नहीं था, आई एम नॉट श्योर, मगर लग रहा है नहीं नहीं 1992 तो काफी 2000 के पास है. चेक कर लेना. द समिट वाज कन्वेंटेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम इन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. हो भी सकता है क्योंकि उस समय, उससे पहले हमें प्रोटेक्शन की, हमने सोचा नहीं होगा कि ऐसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना भी पड़ सकता है. तो सब लोग मिले थे, 100 से भी ज्यादा कंट्री के वो मिले थे. द अच्छा, बड़े लोग मिले थे, मतलब पीएम हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है. द असेंबल्ड लीडर साइंड द डिक्लेरेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल diversity. The Rio Convention endorses the Global Forest Principle and adapted Agenda 21. अब एजेंडा 21 क्या होता है? ये हमारा 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है. ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एजेंडा 21 अच्छे से पढ़ लेना, नीचे ही लिखा हुआ है. चलो देखते हैं. इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992. तो किस तरह से बोलना है? कोई रियो डी जेनेरियो पूछे तब भी एजेंडा 21 घुसेगा, कोई एजेंडा 21 पूछे तो रियो डी जेनेरियो उसमें भी घुसेगा. तो 1992 में ये साइन किया गया था डिक्लेरेशन एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, यूएनसीईडी 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 3-4 बार. वेयर विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील. देख रहे हो, एक ही चीज है, दोनों पैराग्राफ को मिला के बोलना. इट इज एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज द एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज. ठीक है, भारत भारत कह रहा हूँ मैं बार बार. हमारे जो प्रकृति में जो भी डैमेजेस हुए हैं, नुकसान हुए हैं, पोवर्टी, डिजीज, ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम म्यूचुअली काम कर सके और एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि कोई भी आपदा आती है तो इसमें सारे कंट्रीज मिलना चाहिए. इंटरनेशनल इशू बन जाता है. वन मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 इज कि हर लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. ठीक है, तो हर कोई अपना एजेंडा 21 खुद डिसाइड करे. 21 क्या कहता है कि हम 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाएंगे. रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, ये बार बार यूज करता था मैं जब मैं 10वीं में था, 2017 की बात है. तो जुडिशियस यूज यानी सस्टेनेबल ग्रोथ, जुडिशियस यूज, इसको तो रट लो यार तुम. जुडिशियस यानी अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, सोच समझ के यूज करना रिसोर्सेज का. तो उसमें प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब ये होता है, तुम प्लान कर दो कि भाई मैं 5 दिन का पानी इतना खर्च करूंगा, हर दिन 15-15 ml खर्च करूंगा. ठीक है, मतलब ये तो बहुत कम हो गया, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ. कि तुम अगर पहले से ही प्लान कर दो कि इतना पानी खर्च होगा, इतना पानी खर्च होगा, और फाइनली जाके हम दिवाली कह रहा हूँ, होली में 2 बाल्टी, 1 बाल्टी एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से बचाते आए हैं. तो ये थोड़ा लॉजिक लगा के सस्टेनेबल प्लानिंग रिसोर्स कर सकते हो. दे आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, कुछ जगह हैं जहाँ पे एक रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, दूसरा
है ही नहीं। देयर आर सम रीजन्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत जगह तो क्या है वो, मतलब हमारे गाँव की बात बताता हूँ, वहाँ तो पहाड़ों से पानी आता रहता है, आता रहता है। तो वो पानी गिरता ही रहता है, मतलब तुम वहां पे बाल्टी लगाओ ना लगाओ पानी गिरता रहेगा। ठीक है, उसको पानी को रोकने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो आगे जाके नदी में मिलेगा। तो कहीं पे तो पानी की कोई कमी नहीं है। कहीं पे ऐसे है कि टैंकर पे टैंकर बुलाते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। जैसे लिखा भी है, चलो, स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपोजिशन। तो कोई भी पूछे कि मुझे मिनरल और कोल कहाँ मिलेंगे, मैं बोलूंगा झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, एमपी चले जाओ। ठीक है, याद रखना ये एग्जाम्पल जो मैं ये पानी गांव वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब मतलब बोलना। जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तब बोल सकते हो, ये जो मैंने बताए, जो देसी एग्जाम्पल बताया, साइकिल का ब्रेक है ना, ये सब ये मैंने खुद बोले हैं। और ये तब बोल सकते हैं कि जब जब कुछ नहीं आ रहा तब बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो इनपुट रहे। ऐसा नहीं कि गलत एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल है, बट एक फॉर्मली बढ़िया होने का रीजन ये भी है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में मिनरल और कोल की डिपॉजिट ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में पानी के रिसोर्स ज्यादा है, बट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात जब भी आएगी, बोलेंगे भाई पानी वानी की दिक्कत नहीं है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है थोड़ा। राजस्थान इज वेरी वेल इन डाउन विद सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, राजस्थान में भाई सोलर हवाएं चलती है, विंड एनर्जी मिलती है, बट लेक वाटर रिसोर्स, पानी की थोड़ी कमी है। द लोकल डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, लद्दाख जो है वो, याद है वो लद्दाख के हुमायूं टाउन में बोल रहे हो, यहाँ पे 5 कच्चे मकान है, उनमें से आखिरी घर मेरा है, क्या मैं यहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं ना। तो ये बहुत ही आइसोलेटेड जगह है भारत में। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इज डेफिशिएंट। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज बहुत है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज मतलब बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जीव जंतु बहुत है, मगर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और मिनरल्स की भी कमी है। वाइटल मिनरल्स, ठीक है, मिनरल अलग बात है, वाइटल मिनरल अलग बात है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशन, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल। तो कहीं उधर से इधर सामान आएगा, पूरा वाटर सिस्टम चलेगा हमारे भारत में या पूरी दुनिया में। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ रिसोर्स फाउंड इन योर स्टेट। अब ये देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। बट दैट आर डिफिशिएंट इन योर स्टेट। तो जैसे तुम कहाँ रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग उड़ीसा में रहते हैं, तो उड़ीसा में क्या क्या तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल है, ये थोड़ा रिसर्च करना है। ऐसे मत करना कि तुम्हारे किराने की दुकान है, वहाँ समोसा चाट मिलता है, ऐसा नहीं करना। उसको सच में सर्च करना, उससे क्या होगा, तुम्हें डेमोग्राफी पता चलेगी, उड़ीसा के बारे में पता चलेगा, और कौन से रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बहुत स्पेसिफिक जा सकते हो कि वहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा है मगर आयरन कम है, ऐसा बोल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, सही नहीं है ये, जस्ट बता रहा हूँ कैसे सर्च कर सकते हैं। कि वहाँ पे लिथियम के मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं, मगर वहाँ ऑयल पेट्रोल कम है, ऐसे भी बोल सकते हो। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है बता दिया मैंने। प्लान करना जुडिशियस वे में। आइडेंटिफिकेशन एंड, अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डेफिनेटली, इसलिए इसमें सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। आइडेंटिफाई करना इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री। ठीक है, पहली बात तो ये पता लगाना कि कौन सी स्टेट, कौन सी जगह किस चीज में ज्यादा है, रिसोर्सेज कौन से ज्यादा है उसमें। दिस इन्वॉल्व सर्वे करना, मैप करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करना, मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर इन ड्राइंग विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो देखो, एक तरह से ना, तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो पहली बात तो ये जो पैराग्राफ लिखा है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मुझे साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का, है ना। तो तैयार रखना, तैयार रहना कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। पहला तरीका तो यह है कि पता लगाना रिसोर्सेज कौन से कहाँ ज्यादा है। ठीक है, इसमें ये कैसे पता लगता है, सर्वे करना, मैप करना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना। सेकंड है कि एक प्लान स्ट्रक्चर बनाना जिसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, स्किल लगाएंगे, और कौन से हम वहां पे कंपनी इंस्टीट्यूट सेट करेंगे कि हम डेवलपमेंट प्लान में हिस्सा लगा सके। ठीक है, फिर तीसरा है मैचिंग द रिसर्च डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो अब जब सारी छोटी छोटी चीजें हमने जोड़ दी हैं, अब लास्ट में हम पूरे भारत का देखेंगे डेवलपमेंट प्लान। तो मैच करना, ठीक है, शुरू शुरू के शब्द याद करना, आइडेंटिफाई करना है, फिर इवॉल्व करना है, फिर मैच करना है। थोड़ा रुकना, यहाँ पे एरोप्लेन आता रहता है। हाँ, इंडिया इज मिड
concreted concentrated concerted sorry efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5 year plan launch। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन फर्स्ट की जितने भी 5 ईयर प्लान बनते हैं, लॉन्च आफ्टर कौन बनाता है, कैसे होता है, तो ये सब चीजें अभी अभी आजकल का क्या चल रहा है। तो इंडिया ने तो पहले से ही रिसोर्स प्लानिंग देख ली थी, पहले 5 ईयर प्लान से ही। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीजन। कहीं भी कहीं भी डेवलपमेंट चाहिए तो रिसोर्स की होना जरूरी है, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज मत कहने का मतलब है तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं मगर तुम टेक्नोलॉजी नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रिसोर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी, पंचायत वार्ड लेवल कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कोई ऐसा रिसोर्स याद है तुम्हें जो कम्युनिटी ने लगाया हो। कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल बाल्टियों में, उसके बाद वो टंकी में जाता है, या वो काम आ सकता है पौधों को पानी देने के लिए, है ना, ऐसी चीजों के लिए। तो वो एक तरीका वो हो गया। दूसरा, कम्युनिटी मिलके और क्या रिसोर्स बना सकती है जो सारे मिलके करें। सर्च करना, ठीक है, पता लगाना। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हिंडर डेवलपमेंट, देयर आर मेनी रीजन इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दे इंक्लूड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, तो ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बढ़िया है मगर वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा ना। इन कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन विच आर हैव पुअर रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल ये जो मुंबई में देखो, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है फिर भी इतने डेवलप्ड है। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन इन सम रिसोर्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव सच एग्जांपल सिचुएशन। ठीक है, थोड़े एग्जांपल तो इन्होंने ही बता दिए। लद्दाख अच्छा एग्जांपल है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, कल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है मगर वहाँ पे ये देखो लिखा भी हुआ है, कल्चरल हेरिटेज ज्यादा है मगर पानी की कमी है। और कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, फॉर एग्जांपल ऐसी डेवलप्ड अर्बन एरियाज हो गई, और वहाँ पे चीजें जो है बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो ऐसी सिचुएशन और सर्च कर सकते हो तो इन डेप्थ जाके। द हिस्ट्री ऑफ colonization रिवील दैट रिच रिसोर्सेज एंड कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, कॉलोनाइजेशन का कारण क्या था, ये हमारे पास जो अंग्रेज फिरंग लोगों ने हमें कब्जा किया था, रीजन यही था कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। इट वॉज प्राइमरी द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ colonization कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट अवर रिसोर्सेज। तो उनकी तरफ से क्या आई, टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई जिन्होंने हमारा रिसोर्सेज को उड़ाया उठाया। ठीक है, in supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to develop only when they accompanied by appropriate technology डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो हम इससे अतीत से क्या सीख सकते हैं, पास अपने पास से सीख सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज कितने भी हों, जब तक हम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं बनाएंगे तब तक हम उसको यूटिलाइज सही से नहीं कर पाएंगे। इंडिया एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। तो इंडिया ने हर जगह एक्सपीरियंस करा ये चीज। देयरफॉर इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, रिसोर्स डेवलपमेंट इज पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मगर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, शायद से मेरा बैटरी का इशू है, रुको थोड़ा मैं लगा देता हूँ चार्ज। हाँ ठीक है। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ में। ये चीजें हर जगह चिपका सकते हो। कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है पहली बात। इरेशनल कंजप्शन यानी बहुत अधिक या ओवर यूटिलाइज कर देना रिसोर्सेज का, एक गलत काम है। इससे सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ओवरऑल दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस हैज बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। कि ये बहुत लोगों की कंसर्न रही है। गांधी जी भी बोलते थे, वेरी एप्ट इन वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन विद दीज वर्ड।
तो उन्होंने क्या बोला, देयर इज इनफ फॉर ग्रीड, ग्रीड करके, हाँ ये देखो, इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। तो गांधी जी का कोट याद रखना, कि कहीं भी चिपका सकते हो, कहीं भी मतलब, अगर तुम कोशिश करो कि जितने तुम उस पे जा सकते हो ना, डिबेट कंपटीशन में, ऐसी ऐसी चीजों की, हंगर हंगर वाली डिबेट कंपटीशन, तो यहाँ पे ऐसे राइटिंग में हर जगह चिपका सकते हैं गांधी जी का कोट। ठीक है, गांधी में GAND, जी के बाद AND आता है, उसके बाद HI आता है। मैं GHANDI करके लिखता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जी के बाद एंड आता है, G&H, ABCDEFGH, जी के बाद H आता है ना, तो बीच में एंड लगा दिया, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन। ठीक है, खाने जितना खाना है तुम्हें उतना खाओ ना, मतलब वेस्ट क्या करना, उससे कम खाओ बल्कि। ठीक है, बोला जाता है कि जो लोग अपने डाइट में 60 to 70% ही खाते हैं, जितना उनका मन करता है, मतलब तुम 2 रोटी और खा सकते हो, तुमने कम खाई है, तो तुम भाई बढ़िया कर रहे हो, ज्यादा जियोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द मैसिव प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। सॉरी, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे वो, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो वो कि लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें, बजाय कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझे कुछ है क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक आदमी 100 आम के पेड़ लगा रहे, इससे अच्छा हर कोई अपना एक एक पेड़ लगा ले। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोमन एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। इंटरनेशनल लेवल में क्लब ऑफ रोमन रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन जो है, पहला बार था। अच्छा, 1968, ठीक है, तो ये उससे भी पहले की बात है इंटरनेशनल लेवल में देखा जाए। तो गांधीयन फिलोसफी 1974 में was against similar presence of Schumacher in his book called Small is Beautiful, presented by Schumacher। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक है, उन्होंने गांधीयन फिलोसफी के बारे में बताया। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन with respect to resources conservation on global level was made by the ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। हर कोई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में कुछ भी है वो भाई इंपॉर्टेंट है। The report introduced the concept of sustainable development and advocate it as a means for resource conservation। तो रिपोर्ट ने क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और कैसे रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक अवर कॉमन फ्यूचर। ये एक बुक है। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड इन द अर्थ समिट, ये बात हो चुकी है, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील 1992 में हुआ था। ठीक है, अब लैंड रिसोर्स, एक एक करके रिसोर्स देख लेते हैं। वी लिव ऑन लैंड एंड वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। अब लैंड रिसोर्स को तो हम हर कोई यूज कर रहा है। लैंड नेचुरल रिसोर्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हर कोई पौधा जो है जमीन पे ही उगता है, और ट्रांसपोर्ट, इवन गाड़ी गाड़ी भी उसी में चलती है। तो तुमने खेती करना जहाँ पे शुरू करा और सामान ले जाना तक भी लैंड पे होता है। हाउएवर लैंड इन एसेट ऑफ एन फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि लैंड जो है हमारे पास फाइनाइट है। अगर हम इंडिया वालों के पास बात करें तो कितने, 15,700 के करीब किलोमीटर का हमारे पास लैंड रिसोर्स है, अराउंड इतना, या 2.38 मिलियन स्क्वायर का एरिया हमारे पास है। देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के साथ होना चाहिए। और ये हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर जो है, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यूज इस फॉर्म में है। ठीक है, कमिंग बैक टू पॉइंट, हमारे पास लैंड रिसोर्स हैं इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। माउंटेन 30%, 43% इज प्लेन एंड प्लेट्यूज आर 27%। Now, available land for various purposes will carefully planned. India has land under a variety of relief features, namely mountain, plateaus, and plains, and Iceland. Islands भी हैं. About 43% of the land is plain, बता दिया, which provide facilities for agriculture and industry. अब देखो 43% याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी एक अलग से लाइन ऐड होगी जब भी कोई लैंड रिसोर्स की बात करेगा। 43% प्लेन है
तो हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खड़ी हो पा रही है। माउंटेन जो है 30% है ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर perennial flow of some river and provide facilities for tourism and ecological aspect। तो अब माउंटेन के दो तीन काम है। पहला तो हमारा रिवर का फ्लो बनाना, ठीक है, एक पोटेंशियल एक हाइट प्रोवाइड करना। सेकंड है कि टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। अबाउट 27% ऑफ एरिया इज जो प्लेट्यू रीजन है, इट पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट। समझ में आया? अगर कोई लैंड रिसोर्स के बारे में पूछेगा तो पहले तो तुम्हें इन तीनों के बारे में बताना है और इंडिविजुअली एक एक करके परसेंटेज के साथ बताने। प्लेट्यूज किस लिए काम आते हैं? फॉसिल के लिए, मिनरल्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए। माउंटेन्स काम आते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, साथ में हमारा रिवर के फ्लो टूरिज्म के लिए, एंड प्लेन्स काम आते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइज इन द फॉलोइंग पर्पस। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर पूछता है व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज एंड व्हाट इज द लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर व्हाट पर्पस, तो फॉरेस्ट के काम आते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी बैरन और वेस्ट लैंड भी होता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री के लिए। ठीक है, जो कल्टीवेशन नहीं है या तो वो वेस्ट लैंड होंगे या वो रोड बिल्डिंग बनाने के काम आएंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो अगर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करें दूसरे, तो कुछ होते हैं परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, कुछ घास चरने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स के लिए। ठीक है, कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड होते हैं फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। पहले हुआ करते थे, 5 साल से ज्यादा हो गए, अब नहीं यूज करते हैं। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? करंट फैलो, यानी लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर ईयर और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। तो फैलो लैंड मतलब 1 साल ही हुआ है, 5 साल तक तो एटलीस्ट नहीं हुआ है। तो 1 साल हो गया है, इसमें खेती नहीं हो रही है, नहीं कर रहे हैं मतलब। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर। ठीक है, दो तरह के फैलो होते हैं, एक तो 1 साल हो जाता है, 1 या लेस देन यानी स्मॉलर देन इक्वल टू, और अगर 1 to 5 है तो हमारा अनकल्टिवेटेड, ये करंट फैलो दूसरे तरीके के आते हैं। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड किस में आते हैं? मोर देन 5 years इनको हो जाता है। नेट सोन एरिया, द फिजिकल extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। तो पूछा जा सकता है नेट सोन एरिया क्या होता है? तो एक आर द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। ऐसा एरिया जहां तक फिजिकली अगर तुम क्रॉप्स को बोने की बात करो, ठीक है, फसल उगाने की बात करो, एंड सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस कॉर्ड एरिया। ठीक है, देखो कुछ मैथमेटिक्स आ गया कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, तो जहाँ पे एक से ज्यादा मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर आता है, उसमें एक से ज्यादा बार वहां पे क्रॉप उगाई जाती है। प्लस कर दोगे अगर नेट सोन एरिया को। नेट सोन एरिया क्या होता है? जहाँ पे जितनी उसकी मतलब जितनी दूरी तक एक बाउंड्री में तुम क्रॉप उगा सकते हो, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड both by physical factors such as topography, climate, soil type as well as human factors such as population density। तो दोनों चीजों को कई पैटर्न देखे जाते हैं। पहला तो हमारा फिजिकल फैक्टर कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसा क्लाइमेट है, सॉइल का टाइप क्या है। ह्यूमन फैक्टर कैसे कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहाँ लोग ज़्यादा रह रहे हैं, फसलें कम हो गएंगी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन, तो कल्चरल ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखा जाता है। और बिश्नोई को तो तुम जानते ही हो। अब है जनरल लैंड यूज कैटेगरी। ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है वो हमारा क्या है, मतलब पत्थर की लकीर है, उसको देखना ही देखना है, कुछ इग्नोर नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग एरिया 100% अगर है, फॉरेस्ट है हमारा 18.11%, ये हमारी कब डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो करना क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का अभी करंट में कौन है, ठीक है, कौन संभाल रहा है इसको, ये भी पता लगाना है। ये 2017 का है वैसे, है ना, मगर तुम्हें आज के करंट का देखना है तो ये चीजें पता लगेगी। और डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में और कौन कौन है, क्या काम होता है, कैसे होता है, चीजें पकड़ लेनी है। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे कल्चरेबल लैंड हो गया, ये है हमारा जनरल लैंड यूज कैटेगरी, और ये है जनरल लैंड यूज कैटेगरी आगे की।
तो पहले क्या हुआ करता था, आजकल का क्या सिनेरियो है, 2017 की रिपोर्ट है ये। वैसे मैंने एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक डाउनलोड की है, जो कि प्रेजेंट है वेबसाइट पे। ठीक है, तो इतना का डेटा प्रेजेंट है, फिर भी देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, बस हमारा फॉरेस्ट थोड़ा बड़ा है। और ये फॉरेस्ट है या क्या है? हाँ, फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट है। बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग एरिया ऑफ नॉन कल्चर, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ मैटर क्या करता है, सबसे कम किसका परसेंट है, सबसे ज्यादा किसका परसेंट है, और जो हमारे काम का है वो कितना परसेंट है। नेट सोन एरिया जो है यहाँ देख रहे हो इतना, तो बढ़ गया थोड़ा सा, 55.5 हो गया। सो 45.5, 45.3 के करीब था पहले। ओके, और सबसे कम क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ 1% दिख रहा है यहाँ पे सबसे कम। ये शायद फैलो एंड अदर अदर देन करंट फैलो, यानी 1 से 5 साल के बीच वाले, अदर देन करंट फैलो, है ना। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 9th में भी हमने देखा था पहले चैप्टर में। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो हम 93% ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। ठीक है, तो हमने जो ये इतना एरिया नापा है, वो ऐसे नहीं नापा है इंच टेप लगा लगा के। कुछ एरियाज में तो हम जा भी नहीं पाए, हमने एक एस्टिमेट लगाया है, तो हम 93% ही यूज कर पाते हैं of the total geographical area, because the land use reporting for most of the north east state, जो हमारे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, जैसे एक आसाम को छोड़ के, आसाम में पता चल गया है उनका फुली डन नहीं हो पाया। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑल्सो जम्मू कश्मीर में थोड़ा टेंशन है, पाकिस्तान चाइना है ऑल्सो नॉट बीइंग सर्वेड। तो जो अक्साई चिन्ह अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, या पाकिस्तान में ऊपर की साइड में रीजन है जो जम्मू कश्मीर का, तो वो थोड़ा नहीं देखा गया है। ट्राई टू कंपैरिजन बिटवीन टू पाई चार्ट्स गिवन फॉर द लैंड यूज, ये देखो हमने यही तो कर रहे थे अभी हम। एंड व्हाई द नेट्स ऑन एरिया एंड द लैंड एंड द फॉरेस्ट हैव चेंज, क्यों हुआ होगा ऐसा, वेरी मार्जिनली। ठीक है, पता लगा सकते हैं उसका, नेट्स ऑन एरिया भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, बताया था ना, 2.06 और 0.50 का अंतर आ गया। द लैंड अंडर परमानेंट पाचर हैज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो लैंड, ये पाचर का लैंड भी कम हुआ है। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑफ दिस पैस्चर लैंड, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। ठीक है, तो जब लैंड हमारा, जो गाय गाय या जितने भी गाय भैंस बैल बकरी जो भी हैं, जो घास चरते हैं, उनके लिए लैंड कम हो गया, तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, क्योंकि देखो दूध हर किसी के घर पे आ रहा है ना, तो जब इतनी गाय पाल रखी है तुमने, तो कैसे संभाल रहे हैं हम ये सब। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज और सच लैंड इज वेरी हाई। तो एक चीज समझ में आती है कि या तो क्वालिटी खराब है, करंट फैलो लैंड की बात करें, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पैसा लगेगा ज्यादा। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years। इफ दे आर included in the nets on area, then the percentage of NSA, nets on area, in India comes to about 54% of the total reporting area। ठीक है, तो टोटल रिपोर्टिंग एरिया में एनएसए नेट्स ऑन एरिया जो है वो 54% काउंट होता है, क्योंकि अब तुम करंट फैलो को भी कंसीडर कर रहे हो ना। तो देखो 45 + 5, ये इसको 5 मान लेते हैं, 45 है ये, तो अराउंड 50 हो रहा है। नेट्स ऑन एरिया की बात हो रही है ना यहाँ, ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 एरिया, तो हेंस जो जिनको कल्टीवेट करते हैं नेट्स ऑन एरिया, परसेंटेज बढ़ जाता है 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। क्या पता आगे पीछे हो कुछ। द द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पैटर्न क्या होता है, वेरी करता रहता है। मान लो 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब हरियाणा है, लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान आइलैंड में। तो देख रहे हो 80% हमारा नेट्स ऑन एरिया, पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहीं पे होते हैं ना, वो पराली जलती है, या क्या कहते हैं उसको, फॉरेस्ट फायर जो कर, फॉरेस्ट फायर नहीं, पता होगा ये वाला तुम्हें इंसिडेंट, ये इंग्लिश में टर्म होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। स्टबल बर्निंग कहते हैं। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान आइलैंड। फाइंड आउट द रीजन फॉर लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन दी स्टेट। बताओ भाई, क्यों इस साइड
क्या दिक्कत है? क्या वो पहाड़ों की दिक्कत है? फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ये तो जोग्राफिकल एरिया से तो बहुत कम है, क्योंकि 33% चाहिए होता है, उससे कम है। एंड इट वाज आउटलाइंड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो एनएफपी तो आजकल जॉब वॉब निकाल रहा है, सॉरी, नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इफ इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 33% जो है डिजायर्ड है हमारा, इतना होना ही चाहिए जोग्राफिकल एरिया, इससे कम है वैसे। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, और द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल वो लिव ऑन द फ्रिंग्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। जो इस फॉरेस्ट केस पे रहते हैं उनकी जीवनचर्या इसी पे बीतती है। द पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड, एंड लैंड पुट ऑन other non-agriculture use. Yeah, wasteland include rocky, arid, and desert areas, and land put to other non-cultural uses, including settlement, road, railway, etc. क्या बोला कि यहाँ पे हमारे जो लैंड का कुछ पार्ट है ना, वो वेस्टलैंड कहलाता है। एंड लैंड पुट ऑन अदर नॉन कल्चरल यूज, एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो काम होते हैं वेस्टलैंड में होते हैं। ठीक है, वेस्टलैंड में क्या क्या हो सकता है? रॉकी, एरिड, मैंने बताया कि यहाँ रोड वोड बनती है। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर हैज रिजल्ट लैंड डिग्रेडेशन। तो ऐसा नहीं कि बस इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कोई मेजर नहीं ले रहे, कोई तरीका नहीं अपना रहे, तो लैंड डिग्रेड होता है एंड हैज सीरियस प्रीकर्शंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो बात खत्म हो जाती है उस सॉइल में से, उस लैंड में से, तो जिससे एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, सोसाइटी में पड़ता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, तो उसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, हमने, हमारे पूर्वज भी इसी जमीन पे थे। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। ये समझ में आता है। खाना, कपड़े, कपड़े भी कहाँ से? लैंड से ही तो मिलते हैं। शेल्टर, रहने का भी हमारा घर जमीन पे बनता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बट वी हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। ठीक है, हमने ये भी बढ़ा दिया, मतलब जो लैंड को डैमेज कर सकते हैं नेचुरल फोर्सेस, उसमें उसकी भी हमने तीव्रता बढ़ा दी है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, या माइनिंग, क्वायरिंग, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। क्वायरिंग देख लेते हैं। ठीक है, माइनिंग का तो पता है, क्वायरिंग क्या होता है? क्वेरी, ठीक है, फ्रॉम लाइमस्टोन इज क्वेरिड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। क्या हिंदी में है क्या इसका? है। देखिए, जमीन का बालू, पत्थर आदि निकालना, उत्खनन करना। ठीक है, माइनिंग जैसा ही टाइप है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। ये आते हैं इस क्वेश्चन आंसर को बाद में देखेंगे। क्वेरिंग हैव टू कंट्रीब्यूट significantly on land degradation. Okay, mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. तो भैया, तुम अगर कहीं पे डॉक्टर अगर इलाज करता है, मान लो ऑपरेशन करता है, उसके बाद स्टिच नहीं करता मार्क्स को, तो रह जाते हैं ना स्कार्स, और कितना नुकसान होता है। तो वही चीज होती है कि एक्सकेवेशन के बाद एक बार निकाल निकोल जो काम का सामान था वो निकाल ले, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इन स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब माइनर को क्या चाहिए? माइनिंग की बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए करोड़ों में पैसा, तो वो लगा देते हैं वर्करों को काम पे, और इस वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, वहां पे मिलता है क्योंकि खनिज पदार्थ यहाँ पे है, मिनरल्स यहाँ पे हैं। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ओवर गेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन। और इन गुजरात, राजस्थान में क्या है? ओवर गेजिंग होते हैं। जितने पौधे उगते हैं उतने खा लिए जाते हैं। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन जो है, ज्यादा ही सिंचाई कर देते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के कारण बनता है ना। ओवर इरिगेशन इज ऑल्सो अ बैड थिंग। वाटर लॉगिंग हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। द मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलसाइट and the soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। बहुत इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो होता है, या उससे रिलेटेड जो काम होता है, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, है ना, मार्बल, ये पत्थरों को जो ग्राइंड करते हैं उससे छोटे पार्टिकल निकलते हैं जो कि डस्ट का काम करते हैं। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल।
ये पानी को सॉइल में जाने कैसे भी रोकते हैं भाई, आफ्टर इट्स सेटल डाउन ऑन द लैंड। तो सॉइल में जो छोटे छोटे छेद हैं उसमें ये ऐसे ही डस्ट पार्टिकल घुस के पानी को घुसने से पहले ही बहा के ले जाते हैं। तो सॉइल की हालत खराब हो रही है। रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वेस्ट पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडस्ट्री खड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम इंडस्ट्री को बंद कर दोगे, क्योंकि ये तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट की वजह से इंडस्ट्री खड़ी हुई है। आज इतना धंधा बड़ा कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल रखी है इन्होंने, तो वो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते इंडस्ट्री वालों से नफरत है मुझे, क्योंकि तुम ही यूज कर रहे हो उनके प्रोडक्ट। ठीक है। घर में जो थाली बर्तन या जो कपड़े जो भी तरीके हैं, बहुत तरीके की चीजें हैं, ये मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ये इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स ही हैं जो कि पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ओके, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रीजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। तो कोई पूछेगा ठीक है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन और क्या तरीके हैं इसको रोकने के? ठीक है। तो जो हमारा लैंड खराब होता जा रहा है इसके बारे में बात हो गई। कैसे रोक सकते हैं कि भाई पेड़ उगाओ और ग्रेजिंग को थोड़ा कम करो, मैनेज करो, प्रॉपर तरीके से करो। ग्रेजिंग को कम नहीं, प्रॉपर तरीके से करो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, शेल्टर बेल्ट बनाने प्लांट की, कंट्रोल करना है ओवर ग्रेजिंग को। स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस ऑन सम ऑफ द मेथड। ठीक है, एक सैंड ड्यून अगर रेत का पहाड़ है उस पे अगर उसको उड़ उड़ के रेत इधर उधर जा रही है, इससे अच्छा उस पे क्या बना दो, थ्रोनी बुशेस बना दो, कैक्टस के पेड़ उगा, वो पौधे उगा सकते हो। मतलब ये सारी चीजें जो है हेल्प करती हैं लैंड डिग्रेडेशन में इन एरिड एरियाज। ठीक है। जब हम सैंड सैंड की बात करते हैं, सैंड ड्यून्स की, तो एरिड एरिया के बारे में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफलुएंट। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली करा जाए। ठीक है, काम आधा अधूरा छोड़ के, या ऐसे नहीं कि पिस्ता खाया तो उसका बस अंदर का निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर का फेंक दिया। उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है, डस्टबिन में डालना, वैसा कुछ। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्री एंड सब अर्बन एरियाज। देखिए, एक पॉइंट क्या समझ में आया कि भाई अगर तुम लैंड डिग्रेडेशन को सही करोगे तो सॉइल पॉल्यूशन कम होगा, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन सब कम हो। सॉइल एज अ रिसोर्स, अब जरा सॉइल के बारे में बातचीत हो ही रही है तो जरा देख लेते हैं कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, रिन्यू हो जाता है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दैट। ठीक है, पौधे तो उगते ही हैं, साथ में सपोर्ट करते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए। एक सॉइल, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन दैट। ठीक है, मिलियन ऑफ साल लग जाते हैं सॉइल बनने में। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अंदर रॉक सॉइल जो जो पेरेंट रॉक बेड रॉक होती हैं, साथ में वेजिटेशन जो लोग जो चीजें उसमें उग रही हैं, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सब कुछ मिलके सॉइल बनाती हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। ठीक है, देखो, अब नेचर के कुछ फोर्स भी हैं। टेम्परेचर क्या चल रहा है, पानी कैसे बह रहा है, विंड आ रही है तो उसके साथ क्या पार्टिकल आ रहे हैं, ग्लेशियर क्या है ना। ये डिकम्पोजर्स का भी काम आता है जो हमारे सैंड में होते हैं, सब सब कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन द soil are equally important. Soil also consists of organic humus and inorganic material. ठीक है, सॉइल में बहुत तरह के इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। ओके, तो थोड़ा फिगर देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल में। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, ये पेरेंट बेड रॉक है। उसके बाद सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। उसके बाद सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर। ठीक है, इससे ऐसा मत समझना कि घास फूस है, ये जस्ट तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए दिखा रखी है। और एक कसम खानी है तुम्हें कि जब भी सॉइल के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में और ये डायग्राम नहीं बनाया तुमने, तो तुम्हारी गलती है। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, याद कर लो इसको 3 4 बार। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। देखो, पेरेंट बेड रॉक, वेदर्ड पेरेंट रॉक, पेरेंट और रॉक आ गया, बेड खा गया, ऐसे करके कुछ भी फनी फनी करके बना देना। टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर। जरूरी नहीं है कि डायग्राम ऐसे ही बनना चाहिए, जो भी है डिफरेंशिएट कर देना, अलग अलग लाइन खींच के नीचे गोला गोला बना के। ठीक है। हम्म।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अब आते हैं, चलो सॉइल के तरीके। इंडिया हैज वेराइड रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रिलेम्स एंड वेजिटेशन टाइप। दीज हैव कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या होती है, देखो ये पूछा जाता है, ये कौन पूछता है, यूपीएससी काफी पूछता है, सीडीएस काइंड ऑफ एग्जाम में, साथ में एनसीईआरटी में लिखा है, तो सीबीएसई तो पूछता ही है। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल ये हर जगह फैली हुई है। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। तो कोई बोले मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में खड़ा हूँ, ये कौन कैसी मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी दिख रही है मेरे को, ये कैसी मिट्टी है, ये एलुवियल सॉइल है नॉर्दर्न प्लेन्स की। दे हैव बीन डिपोजिट बाय थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कोई पूछे कि भाई एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ से डिपॉजिट होती हैं, कौन सी रिवर से, तो ये तीन रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। ठीक है, राजस्थान गुजरात तक भी पहुंच गई ये सॉइल। Alluvial soil is also found in the eastern coast plains, particularly in delta of Mahanadi and Godavari, Krishna and Kaveri river. ठीक है, alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। तो किससे बनती है, सैंड, सिल्ट और क्ले से। कहाँ फैली हुई है, नॉर्दर्न प्लेन्स में फैली हुई है, साथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी जा चुकी है। और कौन नदियों का संगम इसको डिपॉजिट करता है, कुछ कभी कभी इंडस का कर देता है थोड़ा बहुत, कभी गंगा का, कभी ब्रह्मपुत्र का। ओके, तो सैंड सिल्ट क्ले से बनी। वी मूव टू द, देखो जब भी एलुवियल सॉइल के बारे में आएगा तो सब लिखना है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आएगा किसी को। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स। ठीक है, सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडोमेंट पेडोमेंट प्लेन्स सच एज दूरा, चौस एंड टेराई। तो यहाँ पे सॉइल जो है पेडोमेंट प्लेन्स में कॉमन है, सर्च कर सकते हो भाई। मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में तुम्हें। प्लेन सुटेड फॉर द फुट ऑफ माउंटेन और हिल। ठीक है, तो जी खुद से बैठ के सर्च करोगे, पढ़ोगे कि ऐसे प्लेन जो कि जो माउंटेन और हिल के नीचे वाले प्लेन को कहते हैं प्रेडोमिनेंट प्लेन। ओके, सच एज द्वार्स, चोस एंड तेरस। Apart from the size of this, their grains and components, soil are also described on the basis of their age। उनकी उम्र के बेसिस पे भी सॉइल डिस्क्राइब होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओल्ड एलुवियल यानी बंगार बनगार, न्यू एलुवियल यानी खादर एंड, ठीक है, न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, बंगार और खादर। द बंगार सॉइल हैज हाई कंसंट्रेटेड ऑफ कंकर। ओल्ड वाली तो कंकर ज्यादा मिलेंगे उसमें, नोड्यूल्स दैट देन द खादर। इट ऑल्सो इट हैज द मोस्ट फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बंगार। तो बंगार नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये थोड़ा बेकार सी है, इसमें पत्थर पुत्थर है। खादर जो है थोड़ा फर्टाइल है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ठीक है, इस सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है, मैंने बताया था ना, ऑर्गेनिक तो होता ही है, हमस, ह्यूमस, सॉरी ह्यूमस जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या है कि भाई पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो देख रहे हो शुगर केन कहाँ पे है? अब समझ में आया, नॉर्दर्न प्लेन्स में शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। तो इस वजह से इसकी फर्टिलिटी बढ़िया होने की वजह से कि जो भी एलुवियल सॉइल है वहाँ पे बढ़िया से लोग खेती बाड़ी करते हैं और वो जगह भी पॉपुलेटेड होते हैं। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। ठीक है, तुम सोच नहीं पाओगे अगर तुम एक किसान के नजरिए से देखो कि उसने एक दुनिया में एक ऐसी जगह पता लगा ली है जहाँ पे वो रह रहा है, और वो एक खाली खाली जमीन पे वो मेहनत करके वहां पे फसल उगा के बेच रहा है, तो ये एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, ये जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तब समझ में आता है। ब्लैक सॉइल, these soils are black in color and are also known as रिगुर सॉइल। रिगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कलर कैसे होता है, ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, कॉटन के नाम से जानी जाती है ये सॉइल क्योंकि यहाँ कॉटन उगता है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल।
तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो होगी, साथ में पेरेंट रॉक मटेरियल भी हो गया। ठीक है, सबसे नीचे वाला, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर डेक्कन ट्रैप्स, यानी बैटसल बासाल्ट रीजन, बासाल्ट। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप में ये कॉमन होती है, नॉर्थ नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में फैली हुई है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। दे कवर प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में मिल जाएगा, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ठीक है, तो मैं कॉटन के साड़ी खरीदने जा रहा हूँ गोदावरी कृष्णा वैलीज में, या फिर मैं महाराष्ट्र में या मालवा में जा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सस्ती पड़ रही है मेरे को, क्योंकि यहीं पे बनता है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह की दिखती है ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल आर द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ठीक है, क्लेई मटेरियल से बनती है। वहां पे सैंड सिल्ट और क्ले था, यहाँ क्लेई मटेरियल से बनती है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर इसमें रहता है। द एडिशन, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम इसमें रिच है। तो तुम एलुवियल सॉइल के बारे में जैसे जैसे लिख रहे थे, इसमें भी लिखते रहो कि इसमें क्या क्या रिच है। एलुवियल सॉइल में क्या रिच था? पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम वाइम, है ना। इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। मिट्टी खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है भैया, देखो कुछ हेल्पफुल हमारे पास कंटेंट आया। इसको दिमाग में डाल लो, इसको, इस फिगर को, कुछ ऐसे कि जैसे तुम्हारा घर, मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, या यहाँ फॉरेस्ट माउंटेन ऐसे करके तुम खुद से बना सकते हो। फॉरेस्ट, ऐसे यहाँ भी फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ भी फॉरेस्ट है, इस जगह का नाम क्या है, ये क्या जगह का नाम है, ठीक है, ऐसे करके। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, एरिड है, एरिड कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, गुजरात हो गया, यहाँ क्या है, पता लगाओ, राजस्थान। ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल कहाँ है? ये रही ब्लैक सॉयल। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में, मालवा एमपी वाले एरिया में। ठीक है। अच्छा, पेपर में नहीं भी आएगा तो पता रहना चाहिए भाई कि मैं तुम्हें एक वो दे दूं, मैप दे दूं इंडिया का, और बोलूं कि जाओ यहाँ पे लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगी, ये पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा एरिया, थोड़ा एरिया यहाँ पे है, थोड़ा एरिया बीच में है। तो दिमाग में रखना, सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? ब्लैक सॉइल। They develop deep crack during hot weather, which help in proper aeration of the soil. ठीक है, तो कोई बोलेगा कि क्रैक क्रैक क्यों हो जाते हैं, ऐसे दरार क्यों पड़ रही है, कि एरिएशन में हेल्प होती है। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस tilted immediately after the first shower or during the pre monsoon period। ठीक है, जब तक पलट पलट वलट के नहीं कर देते हैं, जब तक उसको खोद खोद के पलट वलट नहीं दिया प्री मानसून पीरियड में ही, तब तक भाई फिर आफत आ जाती है, फिर ये काम सही से, ये इकट्ठा हो जाती है ना, वेट होती है, डिफिकल्ट होता है काम करना इसमें। रेड येलो सॉइल, ये कैसी सॉइल है भाई, अलग अलग रंग की? रेड येलो सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन सर्टेन, इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अच्छा, जहाँ रेनफॉल कम है तो वहां डेवलप होती है, एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेकन प्लेट्यू। तो येलो में डबल एल, ट्रिपल एल आ गया। एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ एंड पार्ट ऑफ द मिड गंगा प्लेन, एंड अलॉन्ग विद पेडीमोइंट जोन। अब तो समझ में आ गया, पेडीमोइंट जोन मतलब हिल या माउंटेन के नीचे वाला एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो थोड़ा लाल रंग सा हो जाता है इसका, येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं लेटेराइट सॉइल। तो अभी तो हमने येलो रेड भी देख लिया, ब्लैक देख लिया, एलुवियल देख लिया। अब लेटेराइट आता है। लेटेराइट सॉइल हैज बीन derived from Latin word later which means brick। ओके, तो लेटराइट कहाँ से बना है? लेटर यानी ब्रिक से। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन चलते हैं। दिस सॉइल इज अ रीजन ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यूरिंग द हैवी रेन। तो लीचिंग का कारण कौन सी सॉइल है? लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये अंडर ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक क्लाइमेट में बनते हैं, जहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन चलते रहते हैं। लीचिंग में थोड़ा भूल गया हूँ। लीचिंग इज द लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल फ्रॉम carrier into a liquid, okay, usually but not always a solvent।
लीचिंग एग्रीकल्चर में लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो ये लीचिंग का प्रोसेस दिख रहा है, जहाँ पे सॉल्यूट जो है वो डिटैच हो जाता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कैरियर सब्सटेंस बाय वे ऑफ सॉल्वेंट। तो लीचिंग का कारण कहाँ पे है? रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक होती हैं, पीएच 6 होता है, 7 पे न्यूट्रल रहता है। तो कोई पूछे कि मेरे को एक ऐसी सॉइल दे दो भाई जो इसका पीएच जो एसिडिक हो, तो लेटराइट, लेटेराइट, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, LAT या लेटराइट, लेटराइट, ओके। जनरली deficient in plant nutrient occur mostly in southern state में western घाट region, महाराष्ट्र, उड़ीसा again, where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich and but under sparse, ये देखो इस तरह की होती है। ये तुमने देखा होगा कि जब तुम कहाँ गए होगे ट्रैकिंग व्रैकिंग, अगर सोचा होगा, ऐसी जगह पे मिलती हैं। वेजिटेशन इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, ठीक है, ह्यूमस कम होता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन का खतरा रहता है, ऐसे लैंडस्केप पे उनका पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिल, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। ओके, देखो मैं कह ही रहा था कर्नाटक, केरला, तमिल इस साइड में जो है कि सॉइल हिली एरियाज में होती है जनरली, वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी कॉफी। टी कॉफी यहाँ बनती है। रेड लेटेराइट सॉइल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरला में, और मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक काजू नट्स। काजू काजू कहाँ से मिलेगा? मिलेगा लेटेराइट से ही मिलेगा, रेड कलर की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है, एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो ठीक है, रेत रेत सा लगता है, एरिड सॉइल कहते हैं इसको, रेड या ब्राउन कलर की होती है। इट इज It is in some area salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water due to the dry climate। ये तो कुछ एरिया में तो सॉल्ट कंटेंट का बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट भी मिलती है पानी evaporate करके। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster and the soil lack humus and moisture। ये कुछ ऐसा, ये रेत रेत तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि रेत से क्या दिमाग में आता है, हाई टेम्परेचर पे होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सॉइल लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, कंकर से घिरे होते हैं लोअर हॉरिजॉन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। कंकर लेयर, अब तुम्हें पता चल गया ना, कंकर, ये देखो यहाँ पे हमने बात की थी, ये खादर और ये भंगार, ये अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे कंकर होते हैं किसमें? भंगार में ज्यादा होते हैं। तो ये सॉइल जो होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे क्या था, कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। कंकड़ आ गया तो पानी फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मुश्किल हो गया। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान में इनकी बढ़िया से इरिगेशन करने में समय लगता है, मगर उसके बाद में भी कल्टीवेट करा जा सकता है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो सॉइल आर इन हिली एंड माउंटेन एरिया विद सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे हिली और माउंटेन एरिया में होता है। सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। तो अलग अलग एनवायरनमेंट माउंटेन का अलग अलग सिस्टम होता है। दे आर लूमी एंड, देखो लूमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब हमने पहले इसमें भी पढ़ रखा है, इसमें साइंस में। लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, ओके। बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि अगर वैली साइड में बात करें तो लूमी और सिल्टी करके होती हैं, और कोर्स होती हैं अपर स्लोप में। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय द सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। चलो डेन्यूडेशन भी देख लेते हैं भाई, ब्लीचिंग देख ली तो डेन्यूडेशन भी देखते हैं। इन द लॉन्ग टर्म प्रोसेस दे कॉज वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द एलिवेशन एंड रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, वाटर, आइस, विंड एंड वेव इरोड अर्थ सरफेस, कुछ अर्थ सरफेस इरोड कर देता है,
लीडिंग टू रिडक्शन इन एलिवेशन इन एंड इन रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म लैंडस्केप। चोटी इतनी ज्यादा थी, अब कम हो गई चोटी, है ना। डेनुएशन ज्योग्राफी यूपीएससी, देखो यूपीएससी के बच्चे पागल हो रखे हैं। रिफर टू द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे और स्ट्रिपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस मटेरियल थ्रू वेरियस जियोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन से अर्थ सरफेस थोड़ा सा हट जाता है, मतलब उसकी हाइट कम हो जाती है, बोला जाए तो। ठीक, जो भी सरफेस हाइट होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, रिडक्शन इन एलिवेशन, सॉरी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा ही जा चुका है, पूछा है ना। बताओ। ओके, कुछ और है। Low humus content, the soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans, are fertile. Okay, soil erosion, soil conservation देखते हैं। Erosion तुम्हें पता ही, denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। ठीक है, denudation वही बता दिया मैंने। और अगर वॉशिंग डाउन हो रहा है एक तरह का, इसमें भी बोला है कि अगर सॉइल खुद ही हट रही है तो इसको बोलते हैं इरोजन। द प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो टू साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। ठीक है, एक जगह से इरोड होगी दूसरी जगह फॉर्म होगी। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। कौन डिस्टर्ब करता है? इंसान। ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सब कुछ। While natural force like wind, glacier, water lead to the soil erosion, नेचुरल फोर्सेस सॉइल इरोजन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी भी करती है, नेचुरल फोर्सेस भी करती हैं। तो विंड, ग्लेशियर, वाटर, सारी चीजें सॉइल इरोजन करती हैं। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाउ इट इज कॉज्ड, ह्यूमन फैक्टर क्या है और नेचुरल फैक्टर क्या है, सब याद रखना। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गली बॉय। ठीक है, गलीस। गलीस की फॉर्म में हमारे पास रनिंग वाटर जो है वो क्लेई सॉइल को कट करता हुआ निकलता है और ऐसे कुछ चैनल बना देता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, नोन एज बैड लैंड। व्हाट इज बैड लैंड? द लैंड विच इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, इन अ चंबल बेसिन, चंबल के इलाके में लैंड आर कॉल्ड रेविन्स। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। कभी कभी वाटर जो है ऐसा फ्लो होता है डाउनवर्ड। इन सच केसेस द टॉप इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। जब धीरे धीरे तुम पानी को ऊंचाई से नीचे कर रहे हो तो जो सॉइल है वो भी जाती रहेगी, नोन एज शीट इरोजन। पहले तो ये इरोजन देख लो किस तरह का होता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। जैसे नोन है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? जब हमारा वाटर फ्लो होता है ओवर लार्ज शीट एरिया डाउन द स्लोप, तो शीट इरोजन क्या आता है? विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, नोन एज विंड इरोजन। ओके, तो विंड के कारण जो होता है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट, तो जो मिट्टी उड़ती है हवा की वजह से, वो विंड इरोजन कहलाती है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अच्छा, फार्मिंग, फार्मर की भी गलती आ गई। Plowing in a wrong way, up and down the slope, form channel for the quick flow of water leading to soil erosion। ठीक है, खेती करना भी एक तरीका है। ठीक है, ये गली इरोजन है, मैंने बताया ना, गलीज बना देता है। तो जैसे जैसे पानी बहता है वो गली बना देता है एक तरह की। Flowing in a wrong way, up and down in the slope, form channel for quick flow of water leading to soil erosion। ठीक है, plowing along the contour line can decelerate the flow of water down the slope, this is called contour plowing। तो कंटूर प्लोइंग क्या है कि उस साइड खोदना जहां से कि पानी का फ्लो जो है धीरे धीरे हो सके, उसको कंटूर प्लोइंग कहते हैं। ठीक है, जब डाउन द स्लोप की बात करें, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑफ द स्लोप मेकिंग टेरेस। टेरेस कल्टीवेशन, अच्छा टेरेस की बात हो रही है। अब टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, ये भी तरीका है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स। ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड को स्ट्रिप्स बना देते हैं ऑफ ग्रास एंड लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो घास लगाते हैं आगे पीछे, क्रॉप लगती है बीच में। इससे क्या होता है? इरोजन रुकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बाउंड्री में पेड़ों के लाइन बना देते हैं। अब पेड़ आ गए तो बीच में हवा से
एक शेल्टर प्रोवाइड कर देता है ना, इतनी तेज हवा आएगी क्रॉप ना उड़ जाए, सैंड ना उड़ जाए। इसलिए हम आस जहाँ से हवा आती है वहां पे लाइन ऑफ ट्री बना देते हैं। रोज ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमारी हमारी सॉइल को फ्लो होने से, उड़ने से रोकते हैं। द शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो आज हमारे डेजर्ट जो है स्टेबल है एक जगह पे, उड़ के मिट्टी इधर उधर नहीं जा रही। तो जिसका रीजन है हमारे शेल्टर बेल्ट हैं। फाइनली फाइनली फाइनली, देखो ये रीप्रिंट हुआ है इतने में। ठीक है, तो रिसेंट ही पढ़ रहे हैं हम। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, ये जरूर पढ़ लेना भाई, मजेदार है ये। ठीक है, ये पता लगाना, ये आंसर फाइंड आउट करना, नेट पे सर्च करना मिलेगा, पहले खुद बुक पढ़ना एक बार। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करना। ओके, प्रोजेक्ट क्या है? मेक प्रोजेक्ट शोइंग कंजप्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अगर वेस्टर्न घाट जो भी टर्म है ना, लीचिंग हो गया, डेन्यूडेशन हो गया, ये सारी चीजें पकड़ पकड़ के तुम सर्च करो, इसके बारे में पता लगाओ, हो सके तो। जितना अभी मेहनत करोगे, फ्यूचर में तुम्हें फिर पढ़ना है इसको। अगर तुम एस्पिरेंट हो कोई सरकारी नौकरी के, या तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं कि बेटे के पास नीली बत्ती हो, गाड़ी हो, ठीक है, मतलब सरकारी काम करे, बड़ा अफसर बने, है ना। बड़ा अफसर जो होता है वो यही होता है, इसको ही दोबारा पढ़ना पड़ता है। सॉल्व द पजल बाय फॉलोइंग योर सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये सारी चीजें पढ़ लेना भाई। आगे आते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर के मैंने ये बायजूस को पकड़ रखा है, बायजू। मल्टीपल चॉइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर। आयरन ओर कैसा है? नॉन रिन्यूएबल भाई, एक बार खत्म खत्म। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी नॉट बी पुट ऑन। ये टाइडल एनर्जी को कहाँ नहीं रख सकते भाई? रिपेंशिबल, रिपेंशिबल क्या होता है? ह्यूमन मेड तो देखो, टाइड जो है ह्यूमन मेड तो होती नहीं है, मगर हो भी सकती है। नॉट भी लिखा है ना, नॉन रिसाइकेलेबल। एक टाइड आ गई, रिसाइकल हो सकती है क्या? एबल टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। ठीक है, तो रिप्लेनिशेबल क्या होता है? रिन्यू कर सकते हैं दोबारा से। इसको हम ऐसे बोलते हैं, रिफिलेबल, रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, तुमने कोक का गिलास पी लिया तो रिफिल कर सकते हैं दोबारा फ्री में, ऐसा पॉसिबल है। तो किस टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी नॉट बी पुट ऑन? तो एक बार टाइडल एनर्जी मिल गई तो मिल गई। ठीक है, थोड़ा मून का भी हाथ होता है इसमें। तो दोबारा से रिफिल रिचार्ज तो नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में क्यों हो रहा है? ओवर इरिगेशन की वजह से, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, हर जगह पे लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कारण है। पंजाब का कारण था ओवर इरिगेशन, कहीं जगह पे ओवर ग्रेजिंग था, कहीं पे डिफोरेस्टेशन था, इंटेंसिव कल्टीवेशन तो नहीं देखा हमने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में। मैंने बताया ना, हमारे इलाके में सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो ऊपर की साइड में यही होता है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारी जगह पे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेटली फाउंड? अब देखो कितना अच्छा सवाल आ गया। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी? अगर तुमने वो, मैंने ये डायग्राम अच्छे से देखा होगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है, मालवा, एमपी, ये सब पढ़ रहे थे ना, तो वही है महाराष्ट्र रीजन। इसलिए इंपॉर्टेंट है एक एक चीज का है। कुछ और भी सवाल आ सकता है, ब्लैक की जगह रेड कर देंगे, या फिर लेटराइट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 30 वर्ड में बताना है, 30 वर्ड का छोड़ो। नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। ठीक है, जब इस क्वेश्चन में कभी मत फंसना कि यार मेरे को 30 वर्ड्स ही लिखने हैं। तुम लिखो या 50 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोशिश करा करो जब भी आंसर लिखते हो थोड़ा खुला खुला लिखना। और ऐसा मत सोचना कि अभी मैं अपनी, मेरी नोटबुक है तो मैं, जैसे मैं करता था ये, कि मेरी नोटबुक है तो नई खरीदनी ना पड़ जाए, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, पेपर में खुला खुला लिखूंगा। अब हुआ क्या कि एक बैक ऑफ द माइंड हमारा क्या होता है, आदत बन जाती है, और फिर पेपर में खुला खुला नहीं लिखा जाता। या अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी लिख पाओगे। मतलब तुमने ध्यान दिया तो पहला आंसर बहुत खुला खुला लिख दिया, और चौथा आंसर फिर तुम चिपका चिपका के क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की। तो अपनी कॉपी से करना। 3 स्टेट हैं जो कि ब्लैक सॉइल करते हैं, तो देखो, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी, बात देखिए।
नीचे वाला मध्य प्रदेश है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? देख रहे हो किस तरह का सवाल आया, अभी हमने पढ़ा भी था। गिव थ्री मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। डायरेक्टली पूछा नहीं है कि एलुवियल सॉइल के बारे में बताओ, यहाँ पूछ लिया कि भाई ईस्टर्न कोस्ट में रिवर डेल्टा पे कौन सी हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसको कहते हैं कि जैसे वो होता है ना कि केमिस्ट्री में तुम्हें केमिकल की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तुम्हें केमिकल के बारे में बताना है, उसका फॉर्मूला, उसका एटॉमिक मास, उसका कंपाउंड, जो सब कुछ बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ सॉइल इन इज कॉल्ड, जो रिवर डेल्टा में होती है एलुवियल सॉइल होती है, वेरी फर्टाइल है, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे तुम्हें पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी लोगों की। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट के लिए, देख रहे हो एलुवियल के नोट्स जिसने बनाए होंगे उसको पता होगा ये। फिर क्वांटिटी ऑफ पोटैश रहता है, पोटैश उसमें नहीं होता, दूसरे वाली में ब्लैक में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है उसमें। ठीक है, लाइम फॉस्फोरिक एसिड विच इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी एंड शुगर केन। तो अगर तुम्हें गन्ना या पैडी वैडी उगाना है, ठीक है, पैडी को वैसे बोलते क्या है, देख लेते हैं भाई, शर्म क्या करनी है ना। पैडी ही अच्छा है, गेहूं गेहूं, क्या बात कर रहे हो। हाँ, ऐसा, ठीक है, जो गेहूं कूटते थे ना, पैडी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था, बहुतों को नहीं पता होगा, तुम्हें पता है, अच्छी बात है। व्हाट स्टेप कैन बी टेक है, मतलब मैंने बहुत बार नाम सुना है मगर मैं इसको चने ग्राम ऐसा कुछ सोचता था। स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। हिली एरिया में क्या करो यार तुम, टेरेस फार्मिंग कर दो, कंटूर प्लोइंग कर दो, साइड साइड से है ना, कि स्लोप में जैसे जैसे नीचे पानी गिरे तो कम धीमी रफ्तार से गिरे। टेरेस फार्मिंग में बता रखा है, सीढ़ी नुमा खेती या स्ट्राइप ऑफ ग्रास लगा दो, कि ग्रास लगा दो क्रॉप के बीच में, बिटवीन द क्रॉप्स, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। बायोटिक या बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, एग्जांपल दे दो। बायोटिक होते हैं ये रिसोर्स ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से। ठीक है, इनकी एक लाइफ होती है बायोटिक रिसोर्स की। प्लांट एनिमल हम जैसे एक रिसोर्स है किसी के लिए, मछली भी एक रिसोर्स है किसी चार के लिए, या लाइव स्टॉक, ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। एबायोटिक होते हैं जो कि नॉन लिविंग के से बनते हैं, मतलब नॉन लिविंग चीजों से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल पानी, मिनरल, मेटल, विंड, सोलर एनर्जी। हैरानी की बात है ना कि कुछ चीजें जैसे पौधा है उससे हम मान लो गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी खा रहे हो, पानी क्या है, नॉन लिविंग है, फिर भी हम पी रहे हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है, बायोटिक अबायोटिक दो तरह के रिसोर्सेज है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाट हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच। अच्छा, फॉरेस्ट लैंड क्यों नहीं बढ़ा? फॉरेस्ट लैंड का ये इन्होंने बता रखा है, लैंड अंडर फॉरेस्ट। हाँ, लैंड अंडर फॉरेस्ट यहाँ कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा था। 33% बोला था ना यहाँ पे कहीं पे कि हाँ इतना होना चाहिए। और हमारा भारत में क्या चक्कर चल रहा है यार, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बता रही है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा है, देखते हैं क्या है। तो क्यों नहीं बढ़ा है, पहले तो हमें लैंड यूज पैटर्न को समझना होगा। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हो गई, कल्चरल ट्रेडिशन हो गई। इकोलॉजिकली ये तो एग्जैक्टली हमारा एनसीईआरटी से छपा हुआ है ना, टोपोग्राफी, यही तो पढ़ रहे थे अभी हम। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। 80% जो है टोटल एरिया पंजाब हरियाणा का, एंड लेस परसेंट अरुणाचल का, पूरा छापा हुआ है। ये हमने यहीं से पढ़ा था। कि ऐसे ढूंढना, तुम कोशिश करना कि भाई जितनी बार उस पे तुम पहुंचो बार बार। 80% मेरा, ठीक है, नेट सोन एरिया इतना परसेंट वो है, ये पूरा छापा हुआ है, ये कह रहे हैं। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 33% ज्योग्राफिकल एरिया दिखा दिया, इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो रटना नहीं है, बस फैक्ट्स याद रखने, हो जाएगा, दो तीन बार पढ़ोगे तो। कुछ लैंड में वेस्ट लैंड कहते हैं, और सेटलमेंट, रोड, रेलवे में काम आते हैं। रॉकी एरिड डेजर्ट लैंड होते हैं, कॉन्टिन्यूस लैंड विद टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज रिसोर्स। ठीक है, तो हम बाकी जो नहीं हो पा रहे हैं उसको हम अपने लिए यूज करते हैं, जिनको वेस्ट लैंड कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन का कारण बने हैं। हाउ है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अच्छे काम कर सकते हो कि इस पे ज्यादा फोकस नहीं करा इन्होंने, तो तुम इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हो, क्यों ऐसा दिक्कत है, औरों के भी आंसर पढ़ सकते हो। हाउ हैज अ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, पहले खुद सोचना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा क्या हुआ भाई कि इतनी डेवलपमेंट के बाद रिसोर्सेज और बढ़ने लगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
ठीक है। अब हर कोई अंडा अंडा खाएगा, हर कोई दूध पिएगा तो क्या होगा? इतनी गायों को तड़पना पड़ेगा, इतना मुर्गियों को तड़पना पड़ेगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही हमेशा यही है कि ग्रीड कम करो भाई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एक्सप्लॉइट ज्यादा हो रहे हैं रिसोर्स। कुछ ऐसा है कि एक इंसान अगर भेड़ भेड़ बकरी का बाल काटता था कि कुछ बना सके, ऊन ऊन कुछ भी बनाते हैं जो भी, अब मशीन काट रही है तो एकदम परफेक्ट तरीके से कर रही है। ठीक है, बहुत एक्सप्लॉइट कर रही है। इम्प्रूव मेडिकल हेल्थ रिसोर्सेज लीड टू ह्यूज कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। देखो कितना मीन, अभी तुम्हें कितना लगेगा कि भाई ये क्या कह रहा है कि एक आदमी की उम्र जो है वो 70 एज का आदमी, एवरेज एज हो गई है अब, तो वो रिसोर्स कंज्यूम करेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट समरी क्या होते हैं? टाइप ऑफ रिसोर्स, एजेंडा 21, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन कन्वर्स, ये भी बात हो गई। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये याद करना मुश्किल है। बाकी में तुम कुछ ना कुछ बना पाओगे। जुडिशियस यूज, रियो डी जेनेरियो और समिट, ये दोनों सेम टाइप का है। ठीक है, डेट याद कर लेना कितने में हुई थी रियो डी जेनेरियो वाली। ये डब्बे में जो भी होता है, हमारा 1992 वाला केस है ये, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया मिलेगा इससे। और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है एक, ये वाला केस 1960, ये वो इंटरनेशनल लेवल पे स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक बनी थी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये चीजें पलट इधर उधर पलट पलट के 4 5 बार देखोगे तो काम होगा आसान। ठीक है, बेसाल्ट क्या होता है, देन भंगार क्या होता है, एल्वेल सॉइल कहाँ से बनती है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने आप को बताओ, इधर उधर फाइंड आउट करो क्या पूछा जा चुका है, यूपीएससी क्या पूछ रही है ये भी पता लगाते रहो। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही।